यस, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी डिस्कस करेंगे। कई सालों के पेपर को प्रॉपरली देखने के बाद ये पता चलता है कि एक क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी से ये ऑन एवरेज हर सेशन में रहता ही है। एक मीन्स हर स्टूडेंट को अपने सेशन में एक क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का मिलेगा। तो एक क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स पे है। आसानी से जो क्वेश्चंस जेई मेन के आते हैं वो सारे कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन। मैंने आपको बार बार बताया कि जेई मेन में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो, बशर्ते आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करके जाओ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आप इजिली उसको हैंडल करोगे। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, उसको एग्जामिनेशन से पहले ही ये श्योर होना चाहिए कि यस ही इज गोइंग टू डिलीवर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो देखिए सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय ए फोर्स में ये बात ध्यान रखने की है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मस्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Point of application of force must move in the direction of force. तो displacement in the direction of force into force, this is work done. इसी को इस तरह से कहा जाता है कि ये F है और ये S है, ये थीटा है, तो वर्क डन होगा F डॉट S, इट इज Fs cos थीटा, दिस इज योर वर्क डन। तो ये आपका वर्क डन होगा। तो इस पे बेस भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस एफ को वेक्टर फॉर्म में देखना है, एस को वेक्टर फॉर्म में उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन की अगर हम बात करें, तो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है, दैट इज एफ डॉट डी एस। तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ऐसी का इंटीग्रेशन। तो ये आपका वर्क डन दे देगा एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए एफ एक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एफ अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आई का जो भी कोएफिशिएंट है, किसी का भी वो फंक्शन हो सकता है, एक्स और वाई किसी का भी फंक्शन हो सकता है, वो एफ एक्स हो गया। जे का जो भी कोएफिशिएंट है वो एफ वाई हो गया, के का जो भी कोएफिशिएंट है वो एफ जेड हो गया, फिर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। इस तरह से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। एरिया अगर f और x के बीच में ग्राफ गिवन हो, तो एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व, दिस इज योर वर्क डन। तो ये इजिली आप देख सकते हैं। तो यहां पे भी वही बता रहा है कि वर्क डन इज f डॉट डी एस, तो इट इज एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी एस, एक्स ए टू एक्स बी, वाई ए टू वाई बी, जेड ए। ऑब्वियसली यहाँ एक्स की लिमिट, यहाँ वाई की लिमिट और यहाँ पे जेड की लिमिट, ठीक है, ये आपको मालूम है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, यस आपको मालूम है। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होगी, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के लिए बॉडी की वेलोसिटी अलग होगी, इसलिए स्पीड भी अलग अलग होगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो ये आप पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट, हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए भाई, हम आपको एक सिंपल सा रूल बता देते हैं, आसान सा। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो वो कंजर्वेटिव ही है। इतना तो ठीक है कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट वर्क डन नहीं होते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एग्जाम में एकदम क्विक आइडेंटिफाई करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है, तो हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। अगर कांस्टेंट फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, आई का कोएफिशिएंट एक्स का फंक्शन है, जे का कोएफिशिएंट वाई का फंक्शन है, के का कोएफिशिएंट जेड का फंक्शन है, तो ये क्लियर कट कंजर्वेटिव है। आई का कोएफिशिएंट एक्स का फंक्शन, जे का कोएफिशिएंट वाई का फंक्शन, के का कोएफिशिएंट जेड का फंक्शन, ये क्लियर कट कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, अगर मान लीजिए वर्क डन पूछ रहा है और पाथ गिवन नहीं है, तो आप चिंता ही मत करिए, ये कंजर्वेटिव फोर्स ही है। क्यों? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन के लिए पाथ बताना बहुत जरूरी होता है। तो अगर पाथ नहीं बताया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट बताया, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स ही है, अदरवाइज इसको पाथ बताना पड़ेगा।
और लास्ट में कंजर्वेटिव है या नहीं है इसको चेक करने का यही तरीका होता है। ये आई, ये जे और ये के और यहां पे एफ एक्स और यहां पे सॉरी इट इज योर यहां पे आपका डेल बाई डेल एक्स, ये डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड और यहां पे एफ एक्स, यहां पे एफ वाई और यहां पे एफ जेड। इफ इट इज जीरो देन इट इज कंजर्वेटिव, इफ इट इज नॉट जीरो देन इट इज नॉन कंजर्वेटिव। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इस पे जरा सा फोकस करिए। आई के साथ ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये जेड का प्योरली फंक्शन है, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड, अगर ये जेड का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। डेल बाई डेल वाई इट इज ए पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब होता है केवल वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स और जेड को हमने कांस्टेंट माना है। तो ये बताओ डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड, अगर ये जेड का फंक्शन तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड क्या होगा? जीरो। इसी तरह डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ वाई क्या होगा? ये भी जीरो, अगर एफ वाई केवल वाई का फंक्शन है। अगर ये एक्स और जेड के भी फंक्शन है तो अलग बात है। मैंने आपसे क्या कहा कि एफ एक्स अगर केवल एक्स का फंक्शन है, एफ वाई केवल वाई का फंक्शन है, एफ जेड केवल जेड का फंक्शन है, तो ये अपने आप जीरो आएगा। एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड अगर कांस्टेंट है तब भी ये अपने आप जीरो आएगा। चांस कब बनता है ये नॉन कंजर्वेटिव आने का? एफ एक्स आपका वाई और जेड का भी फंक्शन हो, एक्स वाई जेड सबका हो या एक्स वाई का हो, इसी तरह एफ वाई एक्स जेड या एक्स वाई जेड सबका हो, एफ जेड वाई जेड मींस जेड के अलावा एक्स और वाई का भी फंक्शन हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉट। क्लियर? तो ये इस तरह से आप चेक करिए कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर एफ वाई वाई का फंक्शन है, एफ जेड केवल जेड का फंक्शन है, एफ एक्स केवल एक्स का फंक्शन है, तो भाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स क्या होगा? जीरो होगा। डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई क्या होगा? जीरो होगा। तो ये सारे टर्म्स अपने आप जीरो जाएंगे, तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा, इसलिए कोई चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर? याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता। इफ फंक्शन इज फोर्स इज कांस्टेंट इट इज कंजर्वेटिव। इफ आई हैव ओनली एक्स आई के साथ केवल एक्स का फंक्शन है, जे के साथ केवल वाई का फंक्शन है, के के साथ केवल जेड का फंक्शन है, इट इज ऑलरेडी कंजर्वेटिव। पाथ गिवन नहीं है, वर्क डन पूछ रहा है, इनिशियल फाइनल पॉइंट गिवन है, इसका मतलब ऑलरेडी ये कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, दीज आर नॉन कंजर्वेटिव। राउंड ट्रिप में वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नॉट जीरो। राउंड ट्रिप में वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं होता है, तो ये ठीक है, पार्ट डिपेंडेंट होते हैं, तो विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी। यस, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको बहुत सिंपल सा ये मालूम होना चाहिए, du इज माइनस टाइम्स एफ डॉट डी आर। इसका मतलब माइनस टाइम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहां पे एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। नॉर्मली आप कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ते हो? स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो, कूलम फोर्स पढ़ते हो, तो इन्हीं के लिए पोटेंशियल डिफाइंड होती है आपके लिए। तो बहुत रेयर क्वेश्चन अलग से डिजाइन करेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड योर कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यही आपके पोटेंशियल एनर्जी के टर्म नॉर्मली यूज होते हैं। तो आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं है, जेईई मेन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो यहां से आराम से एफ एक्स क्या हो सकता है? एफ एक्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। एफ एक्स को आप लिख सकते हो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स भी लिख सकते हो। एफ एक्स इज योर माइनस टाइम डी यू बाई डी एक्स। एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, एफ एक्स इज माइनस टाइम डी यू बाई डी एक्स एंड एफ वाई इज माइनस टाइम डी यू बाई डी वाई
एंड एफ जेड इज माइनस टाइम डी यू बाई डी जेड। ये ठीक है, ये पॉइंट्स आप जानते हो। डी यू इज इक्वल टू माइनस टाइम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलिए आगे चलते हैं। यस, देखिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है, जब नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ गिवन है, तो सीधी सी बात है, आपने क्या कहा, एफ होता है माइनस टाइम डी यू बाई डी आर। तो इसका मतलब पोटेंशियल, अगर एफ को जीरो करना है तो इसका स्लोप जहां जहां जीरो, इसका मतलब बी पे इक्विलिब्रियम हो सकता है, ई पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ का स्लोप जीरो है वहां पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है लोवेस्ट पोटेंशियल स्टेट। अगर इस बॉल को थोड़ा ऊपर करो ये फिर नीचे आएगा, इधर करोगे तब भी नीचे आएगा। लोवेस्ट पोटेंशियल स्टेट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाईएस्ट पोटेंशियल स्टेट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां से भाई एफ तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये तो जीरो होना ही चाहिए, ये तो आपका जीरो होना ही चाहिए। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। जब पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो, तो ये पोटेंशियल इस केस में मैक्सिमम होगी। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर है तो डी यू बाई डी एक्स तो जीरो होगा, मीन्स माइनस डी यू बाई डी आर जो हमने ये लिख रहे हैं ये जीरो होगा। तो नॉर्मली एक्स का फंक्शन गिवन होता है तो डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो। स्टेबल के केस में पोटेंशियल मिनिमम होती है और अनस्टेबल केस में पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। इट इज वेरी सिंपल थ्योरम बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वेरी सिंपल थ्योरम मींस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इतनी सिंपल सी थ्योरम है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम सब में वैलिड है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे सिंपल क्या है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बॉल गिरता है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इस पे बेस क्वेश्चन पूछता है। अदरवाइज ये तो एक जनरल इक्वेशन है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वाइडर फॉर्म यही है। यस, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है ऑब्वियसली पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड ये होता है एवरेज पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर है इट इज एफ डॉट वी। तो इस पे भी क्वेश्चंस, इस पे और इस पे क्वेश्चन आपके दोनों मिला के क्वेश्चन भी आपके ने ये 25 में जेईई मेन ने क्वेश्चन पूछा, वी विल डिस्कस दैट। तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सारा कुछ आप जानते हो। चलिए आइए हम लोग कुछ इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर हमने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में होंगे। सेंटर ऑफ मास एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसके साथ भी हम वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन, ये कोलिजन का ही क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया। आपको ये मालूम है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक बॉल है, ये आपकी एक बॉल है, ये बॉल है और ये बॉल है, अगर दोनों के मास से सेम है, दोनों के मास से सेम है, तो यहां पे वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। वेलोसिटी एक्सचेंज, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो, अगर मास से सेम है, कोलिजन भी इलास्टिक है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान सा पूछ रहा है, कह रहा है ये ए, बी और सी तीन आइडेंटिकल बॉल्स हैं और इनके आइडेंटिकल बॉल है, मासेस सेम है, शेप साइज सब सेम है, कोलिजन भी इलास्टिक है। इसकी स्पीड 5 दे दिया, इसकी 2, इसकी 4। तो कहता है कोलिजन के बाद फाइनली इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। तो सीधी सी बात है, ये है आपका, ये इससे टकराएगा, जब इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी बताओ कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5।
अब देखो C है 4 वाला, ठीक है, C 4 से जा रहा है, ठीक। अच्छा, अब देखिए फिर ये टकराएगा, ये इससे टकराता है तो क्या होगा, ये 2 से जा रहा है, ये इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। तो B की वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी 4 और C की वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी 5। अब बताओ, इससे तेज ये जा रहा है, इससे तेज ये जा रहा है, अब फर्दर कोई कोलिजन नहीं होंगे। तो कोई कोलिजन नहीं होंगे तो फाइनली VA कह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, VB कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड एंड VC इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसमें क्या गलत है, इसमें VA गलत है और VB भी गलत है, इसलिए ये ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो गया। तो assertion is wrong in an elastic collision between identical masses, two objects exchange their velocities, ये स्टेटमेंट सही है। तो A is false but R is true, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, A is false but R is true। तो ये 2025 का एक बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पे देखिए वेलोसिटी दे रहा है बॉडी की 3I + 4J, मास गिवन है 2 kg और इस पे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का इन नेगेटिव z डायरेक्शन, नेगेटिव z एक्सिस, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 6/2, 3 इन विच डायरेक्शन, इन -k। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज 80 और टाइम गिवन है 5/3, तो 3 × 5/3 दैट इज 5 × -k। अब बस कह रहा है कि 5/3 सेकेंड के बाद ये कितनी वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 3I + 4J, इसको एक एक्स्ट्रा मिल गई -5k, तो 3I + 4J एंड -5k। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ vertical plane as shown in the figure, the velocity of the body at point A is 10 meter per second. The ratio of its kinetic energy at B and C is, भाई सीधी सी बात है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ mv1² अपॉन हाफ mv2², ये पूछ रहा है। तो ये डेफिनेटली ये आपका v1² अपॉन v2² होगा और v² क्या होता है, u² - 2gh, ये होता है। तो आराम से देखिए, स्पीड है इसकी 10, तो व्हाट इज v1², इट इज 10 का स्क्वायर - 2g, h इसके लिए कितना है, इट इज r cos 30, r - r cos 30, रेडियस कितना है 2, इट इज 2 × 1 - cos 30 √3/2, तो ये इट इज 100 - 40, 100 - 40 × 1 - √3/2, तो 100 - 40 हो जाएगा 60 प्लस 20 √3, 60 प्लस 20 √3, ये v1², v2² देखिए कितना हो जाएगा, v2², ध्यान से देखिए, तो ये अल्टीमेटली है कितना 90 + 30, तो ये वास्तव में r sin 30 है। अगर देखें 120 में 90 तक, तो ये हो गया 30 और ऊपर, तो r sin 30, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर। मेनली तो हाइट देखनी रहती है ना, यहां से ये कितना ऊपर गया, यहां से ये कितना ऊपर गया, ये देखना होता है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर - 2gh, h कितना हो जाएगा, r × 2 + 1, 2 + 1, क्योंकि 2 मीटर तो रेडियस है, 1 मीटर और ऊपर गया है, तो इट इज 100 - r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये 40 × 3, 40 × 3 दैट इज 120। Yes, its radius is, circular path of radius 2 meter. The ratio of its kinetic energy at point B and C, 100 - r की वैल्यू
तो ये सी पॉइंट तक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो यू स्क्वेयर बाई 2g 100 बाई 25 मीटर तक जा सकता है, ये सही है। तो 100 माइनस 2g h है r, यस, ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इट इज माइनस 2g इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा 40। तो ये देखिए यहां पे आया 60 प्लस 20 रूट 3, यहां पे 40, इनका डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा रेशियो 60 प्लस 20 रूट 3 अपॉन 40, तो दिस विल कम आउट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो ये डी ऑप्शन हो गया। कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। चलिए आगे, ये कह रहा है ये एफ है, ये डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज 0, फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच वर्क डन इज 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा, इट इज 2 माइनस 2b माइनस 1, इट इज 0, तो देयरफॉर 2b इज 1, b इज इक्वल टू 1/2, तो ये b हो गया 1/2, तो आराम से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए f गिवन है, वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन होगा वर्क डन बाय दिस फोर्स, गिवन है कितना 5 जूल, अल्फा गिवन है, बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, फोर्स ये गिवन है, ठीक है, तो इट इज अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इट्स इंटीग्रेशन x varying from 0 to 1, 0 to 1, तो ये आराम से हो गया अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 3, इसकी वैल्यू गिवन है 5 जूल, तो अल्फा की वैल्यू गिवन है 1, तो बीटा बाई 3 हो गया, इट इज 4, तो बीटा इज व्हाट 12, तो बीटा आपका 12 हो गया, तो ये बीटा इज 12, तो आराम से आपने आंसर कर लिया। तो देखिए वर्क डन पे बेस क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिंपली है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इस पे बेस डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट s above the surface of the earth at a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy। वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, आप इसमें थोड़ा कॉन्शियस रहिए। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी, भाई इसका मतलब सीधी सी बात है, ये h हाइट है और ये 3h हाइट है, क्यों h हाइट गिरा है, तो ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है यही काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी जस्ट उल्टा इस ये केस है, मींस ये काइनेटिक एनर्जी यहां पे ये 3h है एंड दिस इज h, भाई ये 3h गिरा है और ये h, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितना गिरा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वेश्चन, इस पॉइंट को आपको समझना है। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्पीड, तो ये बताओ अगर ये पूरा हाइट कितनी है 4h की वैल्यू क्वेश्चन में s गिवन है, तो व्हाट इज h, s/4, तो ऑप्शन s/4 के 2 हैं। अब बताओ स्पीड कितनी होगी, व्हाट इज इट स्पीड, अंडरवुड ऑफ 2g, h की वैल्यू 3h है, तो 3s/4, इट इज अंडरवुड ऑफ व्हाट 3gs अपॉन 2, तो विच ऑप्शन, ऑप्शन इज सी। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल, इसका मतलब अभी जो बची हाइट है वो h और जो वो गिर चुका है वो 3h, ये क्वेश्चन का क्लू था, और जिस बच्चे ने ये पॉइंट पकड़ा उसके लिए क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। भाई कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल, इसका मतलब वो गिर चुका है 3h और बचा अब गिरना है h, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है। चलिए आगे, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है,
ये भी 25 पूछा गया। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट्स बी एंड सी, कह रहा है ये जो स्पीड है ये सफिशिएंट है सच दैट ये टॉप पे पहुंच सके और वहां स्लैक हो। तो इसका मतलब वी नॉट जो है वो है √5 GR। ठीक है भाई। अच्छा, बी पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? इट इज, इसका स्क्वायर इज 5GR माइनस 2GH। H कितना है? ये देखिए R cos 60, तो R/2 है, तो 5GR माइनस 2GH, ये ऊपर गया है R/2, तो ये हो गया 4GR। दिस इज योर वी स्क्वेयर। अब जी बताओ ये हाइट कितनी होगी? साफ दिख रहा है 60 + 60, तो अगर ये देखो यहां से ये एंगल देखो कितना है, व्हाट इज दिस एंगल? तो ये 60 है, तो ये 30 है, तो 30, तो ये R हाइट तो ये हो गया और R/2 हाइट ये हो गया। दिस इज योर R/2 हाइट। तो वास्तव में टोटल हाइट कितनी हो गई? R + R/2। तो बताओ VC का स्क्वायर कितना होगा? VC का स्क्वायर इज 5GR, it is 5GR माइनस 2GH। H कितना है? R + R/2, दैट इज 3R/2। तो यहां से 5GR माइनस 3GR, इट इज 2GR। अब बताओ इसका रेशियो पूरा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो का मतलब है स्पीड के स्क्वायर का रेशियो, तो इट इज 4GR/2GR। आंसर इज व्हाट? 2। तो ये 2 आंसर हो गया, तो आंसर इज 2। इस तरह से आपने आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय ए force at angle 45 degrees, the friction coefficient between the block and the surface is 0.25। देखिए भाई, आपको एग्जाम में टाइम सेव करना होता है, तो यू हैव टू बी क्विक। तो भाई आपको अगर क्विक होना है, हमें भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी से क्वेश्चन आपको पढ़ना समझना, और लेकिन ध्यान से भी पढ़ना पड़ता है, ये भी है। The work done by the applied force during a displacement of 5 meter of the block, ये कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है। ठीक, तो ये एंगल कह रहा है 45 डिग्री है। ठीक है भाई, तो इधर फोर्स हो गया F cos 45 और इधर फोर्स हो गया F sin 45, और इधर साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी है, और साथ में इधर फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन है म्यू टाइम्स n। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए F cos 45 must be equal to म्यू n। yes, तो F/√2 must be म्यू टाइम्स, that is 0.25 n। what is n? n plus F/√2, it is mg, और इसका मास है 25, इट इज 25G। तो n की वैल्यू हो गई 25G माइनस F/√2। तो ये टर्म्स इधर कर दो, इट इज 5F/4√2। दिस इज 25/4G। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 4 कट गया, इट इज 25√2G अपॉन 5। तो दिस विल बी F इज 5√2G। इसके कारण वर्क डन जो वास्तव में करेगा वो F cos 45 करेगा, F cos 45। तो वर्क डन सिंपली हो गया F/√2। और क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 5 मीटर, तो बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंटू 5। तो यहां से इट इज 50 इंटू 5, इट इज 250। अगर हम G 10 लेते हैं तो ये 250 आ जाएगा, अगर G 9.8 लोगे तो थोड़ा कम आ जाएगा, तो देन इट इज 245। आंसर इज 245। यहां मैंने G 10 ले लिया है, तो वर्क डन उस केस में 250 आ जाएगा, अदरवाइज 9.8 लेने पे 245। नेक्स्ट
The decreasing kinetic energy of the ball during the motion from point of projection to the highest. भाई सीधी सी बात है, अगर एक बॉल प्रोजेक्टाइल पाथ पे जा रहा है तो कह रहा है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? गेन इन पोटेंशियल। गेन इन पोटेंशियल क्या होगा? mgh। तो बस डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज mgh। mgh, इट इज mgh क्या होगा? h होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मैक्सिमम हाइट। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये हो जाएगा m टाइम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये कितना हो? थीटा क्या गिवन है? 60 डिग्री। मास क्या गिवन है? 0.1 kg। 0.1 स्पीड गिवन है 20 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर 60, इट इज 3/4। तो दिस विल कम आउट 400 into 0.1, this is 40/2, 20 into 3/4, 20 into 3/4, this will come out 15 joule। तो आंसर इज 15 जूल। ए इज द आंसर। कलर चेंज करना पड़ता है इसको करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी KE is projected at an angle of 60 degree from the horizontal. What will be the kinetic energy of the ball at the highest point of its flight? हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, भाई सीधी सी बात है, यहां स्पीड u cos थीटा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। अब cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ, इसका स्क्वायर 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? KE/4। तो ये आपका हो जाएगा, इट इज KE/4। चलिए आगे चलते हैं। ये है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा, और ये एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, बहुत मुश्किल नहीं है फिर भी लेकिन अच्छा है। फोर्स गिवन है, इट इज x² y i कैप प्लस y² j कैप। तो देखिए यहां पे ये i का कोफिशिएंट x और y दोनों का फंक्शन है, j कोफिशिएंट चलो y का फंक्शन, ये कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, लेकिन देखिए स्मार्टली आपको चीजों को देखना पड़ेगा। इन्होंने पाथ के बारे में नहीं दिया है, केवल इनिशियल पॉइंट दिया है और फाइनल पॉइंट दिया है, केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट और वर्क डन जाना चाह रहा है। अगर केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दे रहा है, वर्क डन जाना चाह रहा है, इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है, सिंपल सी बात है, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आराम से अब यहां पे ये इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, x + y = 10, तो इसका भी आपको स्मार्टली यूज करना है। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है fx dx प्लस fy dy। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, fx हो जाएगा x² y dx, इट्स इंटीग्रेशन प्लस इट इज y² dy। अब आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है कि भाई अगर यहां पे केवल x का फंक्शन हो तो अच्छा है, तो y को लिख दो 10 इट इज x² इंटू 10 - x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन x वेरिंग फ्रॉम 0 to 4 प्लस y² dy, y वेरिंग फ्रॉम 0 to 2। अब आप वर्क डन देख लीजिए कितना हो जाएगा, 10x² का हो जाएगा 10x³ माइनस x³, तो ये x⁴ अपॉन 4, लिमिट डाल दीजिए 0 to 4 प्लस y², तो y³/3, लिमिट 0 to 2, वैल्यू डाल दीजिए 10 × 4 का क्यूब बाई 3, 10 × 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 अपॉन 3 माइनस 16 × 16 256 अपॉन 4, और ये कितना 2 का क्यूब 8/3,
तो कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा भाई ये आपका 640/3 माइनस 256 प्लस 8/3। अब ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यू कैन आंसर। तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा था, लेकिन कुछ ही ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें पाथ के बारे में कुछ नहीं कहा। जब पाथ के बारे में कुछ नहीं कहा तो क्वेश्चन ओपन हो गया। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो fx dx प्लस fy dy। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये प्लेन की इक्वेशन गिवन था, तो y को यूज कर लो। इस तरह से आराम से आपने आंसर कर दिया। ठीक है, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग वर्क पर एनर्जी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, प्लस सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, मोर यूजफुल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे जाते हैं, और हो सकता है एक या दो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। नॉर्मली तो एक क्वेश्चन, फिर भी कभी कभार दो क्वेश्चन। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू ऑल।